अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में दो अहम चीज़ें हैं जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आज जो एक तकरीब हुई इस्लामाबाद में, जहां पर वज़ीर आज़म साहब ने सानिया सियालकोट के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर यह बात कही कि ऐसा वाक़या दोबारा नहीं होने दूंगा और दीन के नाम पर जुल्म करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था जो पेश आया, जिससे पूरी कौम के लिए ये मामला बाइस शर्मिंदगी बना। लेकिन जो रिस्पांस था गवर्नमेंट का, जो ओवरऑल रिस्पांस रहा, जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया गया श्रीलंकन गवर्नमेंट को, फिर जिस तरह से आज की ये तकरीब जिसमें जो एक शख्स, वाहिद शख्स था जिसने एक किरदार अदा किया उस श्रीलंकन शहरी को बचाने में, उसको अप्रिशिएट किया गया, तमगा शुजात देने की बात की गई, और फिर एक अज़्म भी और एक चीज़ भी कलेक्टिवली सामने आई, और फिर तमाम उलमा और मशाइख जो हैं उनकी जानिब से भी उस वाक़े को कंडेम किया जाना और ये कहना कि ये ऐसे वाक़यात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। तो गो कि एक बड़ी हद तक जो शर्मिंदगी हमारे लिए बनी थी, लेकिन एक रिस्पांस बहुत बेहतर अंदाज में रहा है। मैं चाहूँगा जो रिस्पांस करना है हमारा, इस रिस्पॉन्ड करना है इस सारे मामले को, एक तो इस पर आज के प्रोग्राम में हम ज़रूर बात करें और किस हद तक ये जो रिस्पांस है ये डिस्करेज करेगा कि वाकई इस तरह के वाक़यात आइंदा ना रूनुमा हों। मैं चाहूँगा इस पर हम बात करें। इसके साथ साथ दूसरा जो हमारा इशू रहेगा वो अपोजिशन ने बिल आखिर शायद मौलाना फजल रहमान साहब के बहुत नाराज़ होने पर एक लॉन्ग मार्च की तारीख़ दे दी, और तारीख़ जो है उसका इंतखाब बड़ा अजीब किया है। वो 23 मार्च को इस्लामाबाद आना चाहते हैं। अब अगर वो हुकूमत के ख़िलाफ़ आ रहे हैं, 23 मार्च के अलावा कोई भी तारीख़ हो सकती है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने भी बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि आप 10-15 दिन आगे पीछे कर लें, कोई और तारीख़ बाद में ना गिला कीजिएगा कि रास्ते क्यों बंद थे। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी ऑल नो कि इस्लामाबाद में भी जो ख़ास तौर पे 23 मार्च के अराउंड सिक्योरिटी की सूरत हाल होती है, जो सारी की सारी मूवमेंट होती है, जो यहाँ पर परेड होती है, और फिर किस तरह से रूट्स क्लोज़ होते हैं और फिर उनके लिए पहले से बताया जाता है, डाइवर्जन प्लान ट्रैफिक के दिए जाते हैं। तो ये कहीं एक बहाना ही तो नहीं है ना लॉन्ग मार्च करने का कि अब बिल आखिर इतने तवील अरसे के बाद अपोजिशन अगर कोई तारीख़ दे रही है तो वो 23 मार्च की दे रही है। और उसके साथ साथ जो इस्तीफ़े हैं असम्बलियों से, कल हम जब ये इजलास चल रहा था PDM का, तो हमें ज़राए से ही खबरें मिल रही थी कि मौलाना फजल रहमान साहब अब इतने तंग हैं कि वो मुस्ताफ़ी होने की PDM से बात कर रहे हैं। तो ये जो ऑप्शन था इस्तीफ़ों का असम्बलियों से, वो भी कह रहे हैं जी हमारा एक कार्ड है जो हम वक्त आने पर शो करेंगे, लेकिन वो हमारे पास मौजूद है। मैं चाहूँगा अपोजिशन की जो ओवरऑल सियासत रही है और जो स्ट्रेटजी है उस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं नासिर बेग चुगताई साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। इमरान याकूब साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और अथर काज़मी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सर, वाक़या बहुत अफसोसनाक था जो हुआ, हमने उस पर बात भी की, सबके लिए बाइस शर्मिंदगी, लेकिन जो रिस्पांस करना है इस गवर्नमेंट का इस सारे मामले पर, उसको आप कैसे देखते हैं? और ये जो आज की भी तकरीब हुई और जिस तरह से अप्रिशिएट किया गया एक उस वाहिद शख्स को जिसने कोशिश की बचाने की, कैसे देखते हैं कलेक्टिवली इस सारे मामले को आप? दरअसल ये पूरा एक माशरती रिएक्शन था, एक सोसाइटी का रिएक्शन था, और ये बहुत शदीद रिएक्शन मैंने पहली बार देखा इस तरह का कि पूरा मुआशरा उठ खड़ा हुआ, पूरा लोग उठ खड़े हुए। वो जितने हैवान दरिंदे आए थे, ग़ालिबन उससे ज़्यादा लोगों ने, बड़ी मेजॉरिटी, चले वो खामोश मेजॉरिटी कह लें, कुछ भी कह लें, सोशल मीडिया को अगर आप देखें और मीडिया को आप देखें, पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया, उसने इस बार कोई बार नहीं रखा, कोई रुकावट नहीं रखी मजम्मत करने में। खुल के मजम्मत की है, खुल के बताया गया है कि ये दहशतगर्द, ये दरिंदे, ये हैवान इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं और किस तरह के ख़तरात को दावत दे रहे हैं। मैं अथर भी बैठे में, इमरान याकूब भी हैं, ज़्यादा बेहतर जानते कि इसके असरात बाहर क्या होंगे। जो हमारे ख़िलाफ़ एक रौ चल रही है मुख्तलिफ इदारों में, उसको कितना ये ताकत देंगे, और ताकत दे रहे हैं। यूरोपीय यूनियन का बयान आ चुका है, सबका बयान आ चुका है। तो अब इस पूरे माशरती दबाव के बाद और सपोर्ट के बाद प्राइम मिनिस्टर को बड़ा हौसला मिला, और प्राइम मिनिस्टर फवाद चौधरी को मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूँ कि पहला पत्थर उन्होंने मारा कि साहब पाकिस्तान में जगह जगह हमने टाइम बम लगा रखे, दहशतगर्दी के, फ़िरक़ावारियत के, मजहबी सियासत के जो वक्त
पाल में फटते हैं और नुकसान पहुँचाते हैं। और बहुत क्लियर बात ये भी हुई, आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आइंदा अगर ऐसा कोई वाक़या होता है, मतलब जो पीछे भी हुआ है, तो मैं उसके मुजरिमों को नहीं छोड़ूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी स्टेटमेंट है ये, और मेरे ख्याल इसको इम्प्लीमेंट बहुत तरीके से होना चाहिए, फौरी तौर पर होना चाहिए। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप सिस्टम बनाएं, कानून साजी करें, आप अदालतें बनाएं, चाहे खुसूसी अदालतें हों। जिस तरह के हमारे पास खुसूसी अदालतों का कोई मसला नहीं है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स भी हैं हमारे पास, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इस तरह की नफरत आमीज़ हरकतों को ख़ास तौर से ट्रीट किया जाए अदालतों में फौरी टू फौरी। अब देखिए, इसमें कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। टीवी पर सारे मनाजिर हैं, कौन पत्थर से मार रहा है, कोई टांग तोड़ रहा है, कौन जला रहा है, कौन लाश खींच के ला रहा है, और बहुत अच्छी क्वालिटी की वो वीडियोज़ सब जो मौजूद हैं, जो पब्लिक ने शेयर किए हैं, वो तो कमाल की वीडियोज़ हैं। तो ये सब चीज़ें मौजूद हैं और आज के दौर में ये वीडियोस विटनेस होती हैं। तो मेरी अपनी राय में बहुत अच्छी तकरीब, तो खैर बहुत अच्छी थी, तकरीब भी बहुत अच्छी थी। अब अमल का वक्त है, और ये वक्त है कि हम ये तय कर लें कि नफ़रत की बुनियाद पर, मजहबी मुनाफरत की बुनियाद पर, फ़िरक़ावारियत की बुनियाद पर, नस्ली बुनियाद पर, लसानी बुनियाद पर किसी तहरीक को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना उसको हम, अच्छा ये जो कलीशे मैंने कहा आपसे, ये कलीशे है कि बर्दाश्त नहीं करेंगे, इजाज़त नहीं देंगे, ना दी जाए, ना बोलें ये बातें, प्रैक्टिकल में चले जाएं और इस पर अमल करके दिखा दें, और इस वाक़े को एक मिसाल बना दें आने वाले वक्तों के लिए कि भाई ये है, हाजिर है मेरे पास। मैं ये जानता हूँ इस बात को बहुत अच्छी तरह कि निज़ाम इंसाफ में कहाँ कहाँ खराबियाँ हैं। मोटरवे वाला केस अभी तक हमारे पास मौजूद है, उसको कितना स्पीडी हमने ट्रायल किया था, निचली कोर्ट ने बहुत तेज ट्रायल किया था, अब उसकी अपील अब आके समाप्त हो रही है इतने अरसे के बाद, मुलजिम की अपील। तो ये ताख़ीर बहुत ज़्यादा होती है, ये ताख़ीर निपटने के लिए ज़ाहिर है कुछ इक़दाम करना पड़ेंगे, नई अदालतें बनाना पड़ेंगी, वो बनाई जाएँ। राइटली सेट। ब्रेक सब बड़ी तफसील से आपने सारे मामले पर रोशनी डाल दी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इमरान याकूब साहब, आपसे जानना चाहूँगा, हमें बड़े अरसे बाद अपना नेशनल एक्शन प्लान दोबारा याद आया। इसको बड़ी मुद्दत हो गई, अब हमें दोबारा से ख्याल आया जब ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ, अदरवाइज़ हमने इसको शेल्फ कर दिया हुआ था, इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा था। क्या राय होगी, आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये वाक़या जो है ना, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमारी कौम जो है वो कब जागती है, मुझे तो ये सोचते हुए, देखते हुए, कहते हुए शर्म भी आती है कि अगर आप जाएं तो बाहर, एक दिन मैं रोड पे जा रहा था तो वहाँ पे एक रिक्शे वाला जा रहा था, तो उसने पीछे लिख के लगाया हुआ था एक पोस्टर कि हारन मत बजाएं, पूरी कौम सो रही है। तो गुजारिश ये है कि ये कौम जब सोती रहती हैं कौमें, तो फिर इस तरह के मामलात होते हैं। आपने ये समझे कि आपको याद होगा APS जब हुआ था, जिस नेशनल एक्शन प्लान की आप बात कर रहे हैं, तो उस वक्त पूरी कौम एक दफ़ा जागी थी और पूरी कौम ने उस पर इकट्ठे होकर, मुत्तहिद होकर उन बच्चों की उस शहादत ने, मासूम बच्चों की उस शहादत ने कौम को जगा दिया था। उसके बाद अभी उस्ताद मोहतरम नासिर बेग चुगताई साहब ने बात की मोटरवे सानहे की, तो उस पे भी फिर शायद उस मजलूम औरत जो थी उसके साथ होने वाली ज़्यादती ने सोई हुई कौम को जगा दिया। अब इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये जो मामला हुआ है, तो हमें तो श्रीलंकन्स का इस हवाले से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि शायद उन्होंने एक बार फिर सोई हुई कौम को जगाने वाला मामला किया है, और इसमें उन्होंने उनके उस बंदे की जान तो चली गई, वो तो खैर ऐसा नुकसान है कि जो पूरा ही नहीं किया जा सकता,
लेकिन देखना ये है कि क्या सिर्फ तकरीरें करके, क्या सिर्फ अच्छे फंक्शन करके और क्या हम इस तरह के मामलात को करके इन चीज़ों को दूर कर लेंगे या वाकई ही हमें इस पे कुछ करना पड़ेगा। देखिए आज का फंक्शन बड़ा अच्छा हुआ, वज़ीर आज़म ने तकरीर भी बड़ी अच्छी की, फवाद चौधरी साहब ने भी शुरू में इस पे बड़ा अच्छा रिएक्शन दिया, लेकिन क्या सिर्फ ये बातें ठीक कर देंगी निज़ाम को? जिस तरह अभी बेग साहब फरमा रहे थे कि जी ट्रायल कोर्ट में तो बड़ी जल्दी फैसला हो गया लेकिन अपील अब हुई है और ताख़ीर जो है, देखिए ये सारी चीज़ें अगर आप कुल मिला के देखें तो मुझे तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म ये लगता है कि इस तरह के माशरे में चीज़ें होती ज़रूर हैं, उससे हमारे ज़मीरों को झंझोड़ा भी जाता है, लेकिन फिर हम थोड़ी देर के बाद शायद हमारा हाफजा कमज़ोर है, हम चीज़ों को भूल जाते हैं। मुझे उन तकरीरों से कोई सरोकार नहीं है, माफ़ कीजिएगा, मुझे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की किसी तकरीर पे एतबार नहीं जब तक उस पर अमल ना हो जाए। तकरीरें तो उन्होंने बहुत की थी, ख्वाब तो उन्होंने बड़े दिखाए थे, उन्होंने तो ये भी कहा था कि वो IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे, उन्होंने तो ये भी कहा था डिक्टेशन नहीं लेंगे, उन्होंने तो मुझे ये भी खुशखबरी नवीद सुनाई थी कि लूटी हुई दौलत वापस आएगी, करप्ट शरीफ ख़ानदान और करप्ट जरदारी ख़ानदान से तो वो रकम वापस लेंगे। उन्होंने तो मुझे ये भी बताया था कि 200 एक्सपर्ट भी आएंगे और अरबों डॉलर भी आ जाएंगे, लेकिन उसमें से मैं क्या करूं, जब मैं अमलन देखता हूं तो कुछ हुआ ना। लिहाजा मैं खुदा न खास्ता ये नहीं कहता कि आज भी इमरान खान साहब का जज्बा नहीं होगा, जज्बा बहुत अच्छा। इमरान साहब एक और चीज़ भी ऐड कर लें, जहाँ इतनी चीज़ें आपने कही हैं, वो कश्मीरियों के सफ़ीर भी थे सर, कश्मीर का मुकदमा भी उन्होंने लड़ना था। अरसलान मुझे शक उनके जज्बे पे नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं एक सहाफ़ी भी हूं, मुझे मेरा पेशा वराना जो दयानत है वो मजबूर करती है कि मैं इन चीज़ों का ज़रूर जिक्र करूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आपने तकरीर बड़ी अच्छी की है, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन खुदा का वास्ता अमल करके दिखा दें, ये अमल का वक्त है, आप इस हजूम को दोबारा कौम बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने अब भी अमल ना किया तो ये कौम जो एक हजूम में तब्दील हो रही है, ये ना हो कि इतनी देर हो जाए कि फिर किसी आने वाले वज़ीर आज़म के पास ये मौका भी ना रहे। लिहाजा इन चीज़ों पे हमें गौर करना होगा, राइट, कि हम अपने अमल के ज़रिए किस तरह से ये साबित करें कि हम वाकई ही एक कौम हैं। देखें ये जो बिल्कुल सही इमरान साहब पॉइंट आ गया। मैं ज़रा आगे बढ़ के अतर काज़मी साहब की जानिब भी जाना चाहूँगा। काज़मी साहब, दो तस्वीर के रुख हैं, एक तो वो दरिंदा सिफ्त लोग हैं जो बायस शर्मिंदगी बने, दूसरी जानिब वो मलिक अदनान हैं जिनको आज नवाजा किया, जिनकी तारीफ़ की गई, वो भी इसी कौम के शहरी, वो ताजिर बरादरी है सियालकोट की जो एक बड़ी रकम जमा करती है मुतासरा फैमिली के लिए, तो सब तरह के लोग मौजूद हैं। ओवरऑल आपकी क्या राय होगी, कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? बड़े एहतराम के साथ और बड़ी माजरत के साथ, मलिक अदनान हमारी कौम का चेहरा नहीं है, हमारी कौम का वो चेहरा है जिन्होंने उस श्रीलंकन शहरी को मारा है। इसलिए कि अगर मलिक अदनान हमारी कौम का चेहरा होता तो किसी की जुर्रत ना होती कि सब लोगों के सामने उस शख्स को इस तरह मारा जाता। ये वो चीज़ है जो अरसा दराज से चलती आ रही है और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। यहाँ पे हमने देखा मसीहों की पूरी आबादियां जला दी गई, यहाँ एक मसीह जोड़े को जो है जिंदा जला दिया गया। तो ये हम बड़े अरसे से देखते आ रहे हैं और ये हमारी कौम का चेहरा। आज आउटरेज किधर है? अब वज़ीर आज़म साहब ने भी ये कहा, दीगर वज़रा भी ये कहते हैं, हमारे दोस्त भी ये कहते हैं कि बैरून मुल्क जो है पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस जो है वो ख़राब हो रहा है। मैं कहता हूँ मत हो ख़राब, पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस इससे अच्छा हो, पर बहैसियत इंसान क्या ये चीज़ कोई काबिल कबूल है? कोई अकल मान सकती है कि इस तरह की चीज़ की हम इजाजत दें? और ये चीज आज इस नहज पे पहुंची क्यों है? कुछ ही आप वीक्स पीछे चले जाएं, इसी मेंटालिटी के लोगों के साथ हमने मुआहदे नहीं किए। वो जो मुआहदा यूं लहराया गया था और किसी को नजर नहीं आ रहा था, वो बेसिकली इस श्रीलंकन शहरी का डेथ वारंट जिस पर रियासत ने साइन किए थे। ठीक है, तो रियासत इसमें उतनी जिम्मेदार है, हम सब उतने जिम्मेदार हैं, मुआशरा उतना जिम्मेदार है। आज क्यों नहीं सब लोग बाहर सड़कों के ऊपर निकले हुए, अब आए और इसके खिलाफ एहतजाज करें?
वैसे तो फौरन हर चीज के ऊपर निकल आते हैं। हमारा जो पॉलिटिकल रिस्पांस था वो भी बड़ा सोच समझ के आया, हमारे जो इदारों का रिस्पांस था वो भी बड़ा सोच समझ के आया। सोशल मीडिया ने फिर इसके ऊपर लीड ली। सोशल मीडिया के ऊपर जब लोगों का मूड नजर आ गया तो फिर 4-5 घंटे के बाद हर तरफ से जो है वो रिएक्शन आना शुरू हो गया, मजम्मत आना शुरू हो गई। ये हम लीडर्स से और रियासत ये एक्सपेक्ट नहीं करते। रियासत का काम होता है कि ऐसे मौके के ऊपर आके लीड करे, लेकिन हमारे मुआशरे का ये अनफॉर्चुनेट एक चीज है और जो अरसा दराज से चलती आ रही है, और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इसमें बेहतरी आएगी अनलेस के पूरी मुआशरे की जो थिंकिंग है, पूरे हमारी रियासत की जो थिंकिंग है उसमें थोड़ी सी तब्दीली लाई जाए। और इस मौके के ऊपर मलिक अदनान साहब को जो दिया गया सर्टिफिकेट, मैं बिल्कुल उसके हक में हूं। वो शख्स एक बहादुर भी है, लेकिन वो मेजॉरिटी नहीं है। अगर वो मेजॉरिटी होता तो आज श्रीलंका के शहरी के साथ ये नहीं होता पाकिस्तान के अंदर। दूसरी बात ये है कि सियालकोट के बिजनेसमैनों ने $1 लाख जो है उस बेवा के लिए इकट्ठा कर लिया। ये वो शहर है जिसने पूरा एक प्राइवेट एयरपोर्ट बनवा लिया है। तो क्या हमें शर्म नहीं आती कि $1 लाख की क्या वैल्यू होती है कि उस पूरे शहर ने जो अपना प्राइवेट एयरपोर्ट चलाता है उसमें सिर्फ $1 लाख इकट्ठा हो सका है उसके लिए, उस बेवा के लिए। और मतलब इससे आप अंदाजा लगा देना कि किधर है हमारे लोग। और दूसरी तरफ जो नफरत फैलाते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, सड़कें ब्लॉक करते हैं, उनको करोड़ों रुपए के चंदे एकदम से मिल जाते हैं। वो आके बताते हैं जी लोग हमारी जेबों में पैसे डाल के चले जाते हैं। तो जब तक हमारा ये पूरा स्विंग नहीं होगा पेंडुलम, इसी तरह के वाकयात होते रहेंगे। खान साहब ने आज अच्छी बातें की हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम इस पे एक्शन लेंगे, और एक्शन अभी तक लिया भी गया है। यहाँ पे अगर आप देख लें कि कल ही भारतीय पुलिस के एक डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर एस थाना, उन्होंने भी एक बयान में कहा कि जैसा एक्शन पाकिस्तान की रियासत ने लिया है, अगर हम इस तरह ले लेते तो शायद इस तरह के वाकयात भारत में अभी रुक चुके होते। तो तारीफ भी लोग कर रहे हैं, एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन मैं तब तक मुतमईन नहीं होगा जब तक इन लोगों को सजाएं नहीं मिलेंगी। और ये जो माइंड सेट है जिसको अब मेन स्ट्रीम करने की कोशिश की जा रही है, इनका मजहबी चेहरा इस तरह का है, इनकी जुबानें इस तरह की हैं कि ये 7 लब्बैक का नारा लगाते हैं, 7 गाली, तो इनकी सियासत कैसी होगी। तो ये मेन स्ट्रीम अगर आप करेंगे तो फिर पूरा मुआशरा ही ऐसा ही बनेगा। पॉइंट वेल टेकन जी। थरकाज़वी साहब आपने जो बात कही वो बिल्कुल दुरुस्त है। वो जज्बात जो आपके हैं वो सभी के हैं। यकीनन बहुत सारी चीज़ें हम उनकी तारीफ़ भी कर सकते हैं, लेकिन यकीनन बहुत सारे स्टेप्स अभी लेना इस गवर्नमेंट के लिए इस सारे मामले पर बाकी है। एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आकर ज़रा मैं PDM और अपोजिशन की सियासत पर बात करना चाहूँगा। साथ रहिए। जी वेलकम बैक। बेग साहब, बड़ी देर लगी, बड़ी प्लानिंग, मनसूबाबंदी, कब होना है मार्च, कई नशस्तें, कई बैठकें, और फिर बिल आखिर जाकर अब 23 मार्च को इस्लामाबाद में महंगाई मार्च का ऐलान किया। 23 मार्च की तारीख ले ली कि पहले से ही ये मुतनाज़े हो जाए तारीख। और जो मेरे ख्याल से बात वज़ीर दाखिला ने कही है वो बड़ी बजाय है बड़ी हद तक, और वी ऑल नो दैट। तो उसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि वो को रोकने की बात कर रहे हो, कह रहे हैं कोई डेट आगे पीछे कर ले, 23 मार्च का इंतखाब आप क्यों कर रहे हैं, वो भी जब एक नेशनल डे है हमारा। यार मुझे आप लोग इतने सीरियस क्यों हो जाते हैं उन बातों पर, मुझे समझ में ये नहीं आता। आपका ख्याल है 23 मार्च को मार्च होगा? मेरा ख्याल है परेड होगी हमारे यहाँ इस्लामाबाद में, परेड होगी बहुत जो होती है। इनका मार्च मुझे समझ में नहीं आता। ये मार्च में क्यों करेंगे? ये इस हफ्ते क्यों नहीं कर रहे, ये अगले हफ्ते क्यों नहीं कर रहे? चले 25 सितंबर कर लें, हम तातील से शुरू करें और न्यू ईयर नाइट में आए इस्लामाबाद जाकर। नहीं करेंगे। ये वजह ये है कि ये कुछ करना नहीं चाहते। अथर इस बात के मेरे ख्याल गवाह होंगे कि हम हमेशा यही बात करते थे कि PDM दरअसल प्रैक्टिकल नहीं है। जब पीपल्स पार्टी को PDM ने शोकॉज किया तो एक ख़ास अंदाज सामने आया था कि लॉन्ग मार्च को नथी किया गया था इस्तीफ़ों से, और वो बोल नहीं था, वो तय भी नहीं हुआ था। नवाज शरीफ साहब ने कहा था बिलावल से कि चले मौलाना कह रहे हैं कि इस्तीफ़ों की शर्त रख ले, क्लॉज रख ले, तो आखिर में डाल दें, जब भी मौका आएगा कह देंगे
कि जब ज़रूरत पड़ेगी इस्तेमाल कर लेंगे, इस्तेमाल तो करना नहीं है। तो बिलावल तैयार हो गया था। अब सूरत हाल ये है कि मौलाना ने उस वक़्त PDM को कमज़ोर किया और अब आके ये मुस्लिम लीग से इन्होंने झगड़ा मोल लिया है। कल की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक इमरान को ज़्यादा बेहतर मालूम होगा कि गुस्से में आ गए थे वो। अब जिस सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने आखिरी सवाल का जवाब, ये सवाल ये था कि आप इस्तीफ़ा का धमकी दी है। उनको हंसते हंसते वो सीरियस हो गए, गुस्सा आ गया उनको और वो कह गए कि मैं आपसे एहतजाज करता हूँ, और मुँह मोड़ के चले गए। वो यही उन्होंने किया था उस वक्त जब PDM को तोड़ रहे थे, जब PDM का वो रुखसती दे रहे थे बिलावल भुट्टो को कि जी आपको शौकौस दे रहे हैं हम। अब मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून खिलाफ है इस्तीफ़ों के, और वही रीज़न वो दे रहे हैं जो हम पहले दिया करते थे हम जर्नलिस्ट जो थे, और कि अगर PDM सीटें खाली हुई तो इस्तीफ़े मंजूर नहीं होंगे, जिस तरह PTI के इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए थे। और हाउस स्ट्रेंथ की बुनियाद पर PTI जो चाहेगी तरमीम कर लेगी, फिर आप चीखते रहोगे। मुमकिन है वो तरमीम के ख़िलाफ़ हो, मुफाद जमहूरियत के, ये भी हो सकता है। या जैसे कि 33 बिल्स 1 मिनट मंजूर हो गए, उनका टाइटल तक पता नहीं है आपको, वो भी हो सकता था। तो अब एक ऐसी पार्लियामेंट जो पहले ही गैर मौसर है, उसको और गैर मौसर कर दें, बल्कि उसका तख्ता बैठा दें आप। तो अभी यही मुस्लिम लीग ने कहा है बल्दियाती इंतखाबात। नहीं बेग साहब, सवाल तो ये है कि फिर मौलाना फजल रहमान साहब इतने सीनियर सियासतदान हैं, उनको इन बातों की समझ नहीं है या वो जज्बाती होकर खेल रहे हैं? नहीं, समझ है उनको। वो उनका एक ख़ास स्टाइल है पॉलिटिक्स का। आप देखें ना, मौलाना किस हुकूमत में नहीं रहे, ये पहला मौका है हुकूमत में नहीं हो, पहला मौका है असम्बली में नहीं है, वो खुद बेटे हैं, भाई है। तो मौलाना जो कुछ कर रहे हैं वो समझ के कर रहे हैं। बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं, बहुत दानिशमंद सियासतदान हैं, और वो सियासत कर रहे हैं बहुत तगड़ी वाली। और इसमें मुझे लगता है ये कि मार्च टालने के लिए डेट आई है कि मामले को टाल दिया जाए, इख्तलाफात सामने ना आए। इख्तलाफात सामने आ चुके हैं, और मौलाना फजल रहमान का जो बयान सियालकोट पे आया था उसकी मजम्मत एहसन इकबाल कर चुके हैं, ये भी ख्याल रखिएगा आप। तो यहाँ से बातचीत शुरू होती है। तो मौलाना, मेरा ख्याल है जब बल्दियाती इंतखाबात और दूसरे मसाइल के बारे में आई टू आई नहीं है मुस्लिम लीग से। बिल्कुल सही। इमरान याकूब साहब, मैं ये जानना चाहूँगा ज़रा मेरी कंजम्पशन के लिए, ये PDM जो बनी अपोजिशन की जो जमातें हैं, ये अब क्लैरिटी नहीं हो रही है कि ये आया इस हुकूमत के ख़िलाफ़ थी या ये सारी जमातें मुत्तहिद हुई थी मौलाना फजल रहमान की सियासत ख़त्म करने के लिए। देखिए, मौलाना फजल रहमान जिस तरह बेग साहब फरमा रहे थे, बड़े इंतहाई ज़ीरक और समझदार सियासतदान है, और मैं ये समझता हूँ कि वो माफ़ कीजिएगा, मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों मिलकर भी अगर चाहें भी तो मौलाना की सियासत ख़त्म नहीं कर सकते। मौलाना की सियासत उसी वक्त ख़त्म होगी जब वो ख़ुद अपनी सियासत ख़त्म करने का फ़ैसला कर लेंगे। आपको उनके अंदाज़े सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, आपको उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि वो एक बड़े ही समझदार और ज़ीरक सियासतदान है। जब PDM की बात है तो PDM बुनियादी तौर पे इसीलिए बनी थी, इकट्ठे हुए थे ये तमाम सियासी जमातें कि हुकूमत को एक टफ टाइम दिया जा सके। मौलाना फजल रहमान और मियाँ नवाज शरीफ उस वक्त दोनों इस बात पे मुत्तफिक थे कि असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे दिया जाए। देखिए, मौलाना फजल रहमान और मियाँ नवाज शरीफ दोनों का मुत्तफिक होने का एक वजह भी ख़ास है जो कदर मुश्तरक थी, वो ये थी कि दोनों गुस्से में भी थे, दोनों इमरान खान साहब से इंतकाम भी लेना चाहते थे, और दोनों हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से शदीद नाराज़ भी थे। वो दोनों ये समझते थे कि शायद उनको ज़बरदस्ती बाहर रखा गया इस सारे प्रोसेस से, और जानबूझ के उनके साथ ये सारा खेल खेला गया। अब इस सारी सूरत हाल में उन्होंने जब ये PDM का फ़ैसला किया, और पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल थी, बल्कि पीपल्स पार्टी तो PDM बनाने वालों में शामिल थी, तो ये सारे मामला इनका ख्याल था कि इस तरह से हुकूमत पे ना सिर्फ दबाव बढ़ाया जाएगा बल्कि अहम हलकों के साथ भी अपने मामला तय करने में बेहतरी होगी, आपको टाइम मिलेगा और आपको मौका मिलेगा, और अहम हलके भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे
कि इनको भी थोड़ा सा कंपनसेट किया जाए। लेकिन जो सूरत हाल हुई और क्योंकि ये अपोजिशन उस तरह से मुत्तहिद ना हो सकी तो उसका फ़ायदा अल्टीमेटली हुकूमत को हुआ। मुझे अगर आप मेरे से ज़ाती राय का पूछे तो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इन 3.25 सालों में हुकूमत ने जो ब्लंडर्स किए हैं और उसके बावजूद भी ये हुक्मरान इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, तो इसका खुद हुकूमत से ज़्यादा क्रेडिट हमारी अपोजिशन को जाता है। किसी भी पाकिस्तानी हुकूमत को कम से कम माजी करीब में, या मुझे 30-31 साल हो गए जर्नलिज्म में, मैंने कम से कम इस अरसे में 3 दहाइयों में, नासिर साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन मैंने कम से कम इन 3 दहाइयों में इतनी नालायक या कमज़ोर अपोजिशन नहीं देखी। मैंने ये देखा है कि अपोजिशन ने हमेशा टफ टाइम दिया है हुकूमतों को और अपनी स्ट्रेटजी इस तरह से रखी है कि हुकूमत मजबूर हो जाए इस हवाले से कि वो किस तरह से अपने मामलात को बेहतर कर सकती है। लेकिन यहाँ मौजूदा अपोजिशन ने हुकूमत को, मैं समझता हूँ कि बिलवास्ता तौर पे मजबूत ही किया है, ऐसी पॉलिसीज़ की हैं कि हुकूमत को खुद उससे ना सिर्फ वक्त गेन करने का मौका मिला बल्कि हुकूमत अपोजिशन को लगते हुए अपोजिशन के लेती रही। लिहाजा ये जो 23 मार्च वाला मामला है, मैं ये नहीं समझता कि ये भागेंगे या करेंगे। असल में ये एक इंतज़ार है, उन्होंने वेट एंड सी वाला मामला किया। अपोजिशन ये समझती है कि शायद मार्च तक मामला मज़ीद ख़राब हो जाए और कुछ अहम हलके जो हैं शायद हुक्मरानों से जो मुतमिन नहीं है, या जो 1 पेज की बात की जाती थी वो अब उस तरह से 1 पेज नहीं रहा, तो मार्च किसी और हवाले से भी बड़ा अहम समझा जा रहा है, क्योंकि फिर ठीक। इमरान साहब पॉइंट आ गया सर, मैं ज़रा काज़मी साहब की भी राय ले लूँ। काज़मी साहब अब जो बड़ा तफसील से बता दिया इमरान याकूब साहब ने भी, नासिर वेग साहब ने भी, सवाल यह है कि अगर कोई अपोजिशन आपको टफ टाइम नहीं दे रही है, इतनी जमातें इकट्ठी होकर भी आपके लिए मसला नहीं है, तो फिर आपको क्या चीज़ रोक रही है? अभी हमने देखा जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, इमरान खान साहब एक टफ टाइम उनको देते रहे मुसलसल, आज ये शहर बंद करूँगा, आज ये करूँगा, आज यहाँ जलसा, आज एक प्रेशर रहता था, रिस्पॉन्ड करना पड़ता था। इस गवर्नमेंट को ऐसा कोई मामला ही नहीं है। फिर तर्जुमानों की एक फ़ौज है जो रिस्पॉन्ड करने के लिए है भी, अगर कोई एक आध बयान आ जाए तो 6 लोग जवाबी कार्रवाई कर रहे होते हैं। फिर व्हाट स्टॉप्स दिस गवर्नमेंट कि ये परफॉर्म करें और बेहतर आउटपुट दें? देखिए, जहाँ तक इस गवर्नमेंट का ताल्लुक है, वो इस गवर्नमेंट की, जिस तरह पहले भी यहाँ पे जिक्र हुआ, इंश्योरेंस पॉलिसी तो खुद अपोजिशन है। और नासिर बेग चुगताई साहब की बात से भी मैं 100% एग्री करता हूँ, ये अपोजिशन कुछ करना ही नहीं चाहती। अब जहाँ तक हुकूमत के मामलात हैं, वो आपको पता है कि हुकूमत ये इस चीज़ पे बज़िद है कि हमारी कारकर्दगी बेहतर है। अगर हमारी कारकर्दगी बेहतर ना होती तो जो इतनी बड़ी जमातों का अलायंस है, इनके पीछे लाखों लोग सड़कों के ऊपर ना निकल आते। तो अब इस आर्ग्यूमेंट में भी वजन है। अगर हुकूमत नाअहल है, हुकूमत नालायक है, हुकूमत जो है वो उसने मुल्क का दिवालिया कर दिया, मुल्क को तबाह कर दिया, तो इतनी ज्यादा जमातें जिनके इतने सीनियर लीडरान जिसके अंदर शामिल हैं, साबिक वज़ीर आज़म शामिल हैं, साबिक सदूर शामिल हैं, क्या उस इत्तेहाद के पीछे फिर आवाम को निकलना चाहिए था? तो हुकूमत का तो आगे से ये बयान है। अब जहां तक इस ऑपोजिशन का ताल्लुक है, अगर आप ऑपोजिशन की सियासत देखें तो इन्होंने इस सारे खेल के अंदर अगर किसी को नुकसान पहुंचाया है तो अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाया है। अगर किसी ने कोई बेहतर सियासत की है तो आसिफ अली जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है। लेकिन अगर आप पीडीएम के दीगर इत्तेहादियों का रवैया देखें, वो बिल्कुल इमेच्योर रवैया हमें नजर आया। पीपल्स पार्टी को वो शो कॉज नोटिस दे रहे हैं। भाई, आज तक दुनिया की तारीख में कभी ऐसे हुआ है कि एक ऑपोजिशन का इत्तेहाद हो और पीपल्स पार्टी, वो पार्टी जिसकी सबसे बड़ी स्टेक है सिस्टम के अंदर, एक सूबे के अंदर हुकूमत है, उसके बावजूद वो आपके साथ चल रही है। अगर आप उनकी स्ट्रेटेजी देखें, चाहे वो सेनेट में हो या दीगर जगहों पे हो, पीपल्स पार्टी की ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे हुकूमत के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ता है। अगर इस हुकूमत के ऊपर कोई प्रेशर पड़ा तो वो हफीज शेख साहब की सीट हारने की वजह से पड़ा। इमरान खान साहब को कौमी असेंबली के अंदर आना पड़ा। वो किसकी स्ट्रेटेजी थी? वो पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटेजी थी। इन्होंने उन्हीं को शो कॉज नोटिस देने शुरू कर दिए। मसला ये है कि आप इस वक्त देख रहे हैं मौलाना के साथ मरियम बीबी की सियासत।
और नवाज शरीफ साहब की सियासत, इनको ये लगता है कि इस सिस्टम के अंदर हमारे लिए कुछ नहीं है, ये सिस्टम टूटेगा तो हमारे लिए गुंजाइश बनेगी। लेकिन दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी जो जमात है, उनका ये कहना है कि इसी सिस्टम के अंदर रह के हमने चलना है और इसी सिस्टम के अंदर हमने अपनी गुंजाइश पैदा करनी है। ये नहीं हम कर सकते कि हम सिस्टम को तोड़ दें, उससे ज्यादा नुकसान होगा मुल्क को। तो ये उसी चक्कर में लगे हुए कि किसी तरीके से सिस्टम को तोड़ें और हमारे लिए गुंजाइश बने, या फिर हम इतना ज्यादा प्रेशर डाल दें फौज के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, कि वो मजबूर हो जाए हम हमसे बात करने के या हमें किसी किस्म की डील देने की। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। जो आपकी अपनी कारकर्दगी है उससे आपने हुकूमत को मजबूत किया और अपने हवाले से ये तासुर मजबूत किया है कि आप एक तरह से बिल्कुल, जिसे आप कह सकते हैं, नाकारा ऑपोजिशन है। तो आपके होते हुए इमरान खान मेरा नहीं ख्याल कहीं जा रहा है, उसकी हुकूमत और मजबूत होगी। राइट, सैयद काज़मी साहब, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों मौजूद मेहमानों का। ना तो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट पर कोई प्रेशर है, ना इस वक्त हुकूमत पर कोई प्रेशर है। तो मेरे ख्याल से इट्स अबाउट टाइम के ये जो PDM की जमातें हैं ये अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करें, और मार्च भी अभी बहुत दूर है कि उसमें क्या हो पाएगा क्या नहीं, ओनली टाइम विल टेल। आज के प्रोग्राम से इतनी, अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।